Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing our chapter second, that is the NIOS class 12 economics. But this is going to be the second part of your chapter 2. ठीक है, जिसका जो टॉपिक है objectives of planning. And in this video we will be thoroughly learning about what were the objectives and what should be the objective and what are the objectives of economic planning. ठीक है, तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं और ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इवन आई वुड से कि जो इकोनॉमी होती है ना वो इटसेल्फ ही काफी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, आपको काफी मजा आने वाला, काफी आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो तक तक लगाकर बस वीडियो को देखिए, सुन लीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी, आई नो, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो a lot of things you are going to learn from this video, so I just want to request you that please wait and watch till the last. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू चैनल, आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now before we start our video, first thing that I would like to tell you that कि जो वीडियो ना थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है। एंड यू नो व्हाट, कि पहली दफा अगर आप देख रहे हैं देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पेस। ठीक है, अगर आप सेकंड टाइम देखते हैं देन यू कैन इंक्रीज इट्स स्पेस एंड यू कैन वॉच इट कंप्लीटली। ठीक है, सो दैट कि आपकी जो पहली बार में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए देन दूसरी बार में आपको आसानी पड़ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मगर आपकी यहाँ पर एक ड्यूटी बनती है, दैट इज दी यू हैव, if you really like the video then you can like the video or share it with your friends or you can subscribe to the channel. ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत भी आपकी जो नॉलेज में इजाफा करता है चैनल, एंड इफ आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट इन योर लाइफ, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती देन यू कैन टेल मी ऑल्सो कि हाँ व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, जो मुझे करनी चाहिए इम्प्रूवमेंट्स क्या है, वो सारी सारी चीजें। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लाइक वी ऑलरेडी नो अबाउट ऑब्जेक्टिव्स कि हाँ एक मुख्य तथ्य जो ना होने चाहिए, लाइक इफ वी आर प्लानिंग समथिंग। ठीक है, सो वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट दिस प्लान इज गोइंग टू बी। ठीक है, एंड व्हाट दिस प्लान इज गोइंग टू फोकस ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें जरूरी होती है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग, जब हमारी कंट्री में प्लानिंग सिस्टम चल रहा था, इट वाज गोइंग ऑन अप टिल, और हम कह सकते हैं कि जो 2017 है ना, 2017 नॉट 2014, इट्स 2017, 12वां प्लान जो था वो 17 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ना 17 तक चला था, 17 तक 12वां प्लान चला था। तो प्लानिंग कमीशन ने काम जो करा था वो हमारा 2014 तक काम करा था, 2014 तक इट वाज देयर। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड इन 2014, in 2014 planning commission was replaced by the नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। अभी नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मगर आपको ये समझना है कि प्लानिंग जो चल रही थी उसको रिप्लेस कराया गया था 2014 में नीति आयोग के द्वारा। बट नीति आयोग जो पिक्चर में आया था ना वो 1 जन से आया था, 1 जन 2015 से ये पिक्चर में आ चुका था। ठीक है, अब नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग काम करने वाला है। ठीक है, काम कर रहा है अभी। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, आयोग। ठीक है, ये है इसका नाम, तो ये है इसका नाम। ठीक है, चलिए अब आपको ये तो पता है कि नीति आयोग ये है। ठीक है, नीति आयोग क्या है ना, हमें हर चीज में ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, the various objectives of the economic planning in India are drawn keeping in view its socio-economic problems. ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव किन को बनाते हैं, जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही होती है। if you are planning, like if you feel that I am not good at economics, ठीक है, you said कि हाँ मैं इकोनॉमी में गुड नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, I have no grasp और I have no knowledge about economics, तो उस समय पर क्या करेंगे आप कि आप जो ना इकोनॉमी को इस तरीके से समय देंगे, आप अपने उन एरियाज को निखारेंगे कि जहां पर आपको प्रॉब्लम लगती है। इफ यू आर फीलिंग लाइक आई एम नॉट गुड एट बजटिंग, तो यू विल बी लर्निंग फर्स्ट बजटिंग एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट
I have to get the information about budget and I have to understand this particular topic in detail. ठीक है, तो आप उस चीज को समझने में थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे, तो इसीलिए वी नीड टू डिफाइन, वी नीड टू क्लियरिफाई आर ऑब्जेक्टिव सो दैट कि वी कैन सोली फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अब जैसे कि हम इकोनॉमी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थव्यवस्था, किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इट शुड बी प्लेस एट पोजीशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर एक कंट्री है तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक लय में चलेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो हो रहा होता है, मगर फिर हमने कभी कभी जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ होती हुई नहीं देखी, वहां पर स्टैग्नेशन आ जाता है। कभी कभी जो है हमें देखने को मिलता है कि जो डाउनवर्ड, जो इकोनॉमी की ग्रोथ का जो ग्राफ है ना वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगता है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। ठीक है, हमारी कंट्री कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करे, दैट इज वाई इट शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन आवर प्लान। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी होंगी। अब यहाँ पर दूसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए सो दैट की जो पीपल है ना, लोग हैं छोटे छोटे, उनके हाथ में पैसा जाए इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक है, वट एवर दे वर्क, wherever they work, ठीक है, they should be given adequate amount of salary, they should be given adequate amount of wages, so that कि वो अपनी जो जरूरत की चीजें है ना, बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, उसके बाद बेसिक सी चीज के बाद उनके पास कुछ ऐसा सरप्लस मनी भी बचनी चाहिए सो दैट कि जो आलतू फालतू का सामान है वो भी खरीद सके। फॉर एग्जाम्पल बैट हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गए, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, एंड यू नो दिस थिंग वेरी प्रिसाइजली कि ये जो गाड़ी घोड़े जितने भी होते हैं they have a particular time and after this time they will be no more। ठीक है, तो ये जो है ना खराब होते हैं, लाइक वेयरिंग टेयरिंग भी होती है। ठीक है, डैमेजेस वगैरह भी होते हैं, तो ये सारी चीजें भी होती रहती हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों पर खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब तक वर्कर काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। देखिए, अगर मानकर चलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, मानकर चलिए कि है, ठीक है, जनरेशन ना होने वाला वो हम आगे चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। ठीक, अब एक आदमी है, इसके पास पैसा आया, इसने एक बाइक खरीदी, एक बाइक जो एक कंपनी बी सी ने प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, अब सी के पास एक ही बाइक थी, इसने वो बेच दी। अब बी को ये जो बाइक जो है इसने जब खरीदी गई ए के द्वारा, तब क्या हुआ कि सी के पास पैसा आया। सी ने फिर एक और बाइक, एक नहीं अब इसने दो बाइक बनानी चालू कर दी, दूसरी डी तैयार करी और ई तैयार करी। ठीक है, अब ये डी और ई कैसे तैयार करी? देखिए, डी के लिए तो इसके पास बी को बेचकर पैसा आ गया था, ई के लिए जो है इसने बैंक से उधार ले लिया। तो ऐसी ही चीजें जब मार्केट में चीजें बिकेंगी तभी तो नई प्रोड्यूस होंगी, जब नई प्रोड्यूस होंगी, नई प्रोड्यूस करने के लिए तभी तो वर्कर ए का काम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजें जो है ना एक लाइन में चलती है, एक साइकिल में चलती है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब मानते हैं रिडक्शन इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी यू नो इट वेरी वेल। देखिए, हम जब इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट है आपको ये समझा देता हूँ। UITY, इक्विटी। और ये है इक्वालिटी। ठीक है, अब ये इक्विटी में और इक्वालिटी में फर्क क्या है? इक्विटी का मतलब अलग होता है और इक्वालिटी का मतलब अलग होता है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है, सॉरी इट्स नॉट फीमेल, इट्स एप। ठीक है, ये फीमेल है। वी नो इट की जो हमारी सोसाइटी वो मेल डोमिनेटेड है, फीमेल जो है वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती है, दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय मेल। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जो जो लड़कियां हैं उनको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता है, बाहर भी नहीं घूमने दिया जाता है। तो ये सारी चीजें को एक स्ट्रीम लाइन में लेकर आने के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, इक्विटी। कभी डिटेल में बताऊंगा किसी वीडियो में, मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में बता रखा है कि इक्विटी और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी बता रखा है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है कि जो निचला वाला तबका है ना उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, तो उसके लिए इक्विटी चाहिए होती है। ठीक है, और इक्विटी इक्विटी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम इक्विटी की अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो इक्विटी का मतलब होता है इक्वल शेयर, पार्टिसिपेशन, या फिर हम कह सकते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप जैसे कि कोई कंपनी है, इसमें अगर कोई भी एक दूसरी कंपनी, जैसे कि मान लीजिए जियो है, जियो के जो कुछ शेयर थे वो एफबी ने खरीदे हुए, यानी मार्क जुकरबर्ग ने
खरीदे हुए हैं, तो उसने वो इक्विटी ले रखी है, इक्विटी हिस्सेदारी है, ठीक है। तो इक्वल की हिस्सेदारी है, अगर कंपनी जो जियो है उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो मार्क जुकरबर्ग को भी मिलेगा, अगर नफा होती है नुकसान नफा होती है तो मार्क जुकरबर्ग को भी मिलेगी, नुकसान होता तो भी मार्क जुकरबर्ग को भी मिलेगा, उसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी होगी जितने उसने शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। ये होता है इक्विटी का। आगे कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताऊंगा इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क क्या होता है। इक्विटी देखिए, अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सब मीनिंग अलग हो जाती है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है ना वो बहुत है हमारे यहाँ पर, काफी काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है, अमीर अमीर है और गरीब गरीब है, अमीर और अमीर बढ़ते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। बात करूंगा मैं इसके बारे में भी इन डिटेल में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम पॉवर्टी की। यू नो ऑलरेडी की पॉवर्टी के बारे में ना शॉर्ट वीडियो बना रखी है, एंड इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड कि जो पॉवर्टी है वो क्या है कि पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी क्या है, ठीक है। अब देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर, ठीक है। चलिए अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज भी तो करना है सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इनइक्वालिटी को कम करा जा सके, और पॉवर्टी जो है ना उसको ज्यादा से ज्यादा कम करा जा सके, पॉवर्टी गरीबी को भी, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये ही इकोनॉमिक की प्लानिंग के सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे होते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस, सबको समान अधिकार, ठीक है, सबके हक में बात करी जानी चाहिए। अब इक्वालिटी, ठीक है, समान अधिकार, ठीक है। ये बात है समझ में आ गई। चले आगे, चलिए मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, बट हाँ अगर आपने यहाँ पर ही समझ लिया ना ये चीजें तो आगे आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज दैट द रियल नेशनल इनकम। नाउ ये जो टर्म है ना रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये चीज आपको समझनी होगी। देखिए रियल नेशनल इनकम ये है कि जब कोई एक नेशनल है, मानकर चलिए, ठीक है, एक नेशन है हमारी कंट्री, उसमें उसकी कितनी इनकम हो रही है, सालाना की कितनी इनकम हो रही है, ठीक है, सालाना की इनकम कितनी हो रही है, वो कैसे पता लगेगी। अब रियल नेशनल इनकम जब पता लगेगी जब उसके लोगों की इनकम पता चल जाएगी कि उसके लोग जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं और उसके सिटीजन जो बाहर हैं काम कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। उन सबको जोड़ देंगे तो हमें एक रियल नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा एक, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो पे लेकर आऊं तो यू कैन टेल मी अबाउट दिस, ठीक है, इन द नीचे कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है कि एवरेज जो इनकम है एक पर्सन की वो साल में कितनी है, साल में कितनी है, कितनी कमा रहा है। अब मैं बात करूं अगर हम अभी के फिलहाल में 98,000 समथिंग है, ठीक है, 98,000 समथिंग है, मतलब महीने के 8,000 रुपए। अब महीने के 8,000 कुछ रुपए बनते हैं तो इसमें क्या तो इंसान बचाएगा और क्या खाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। मगर ये जो पर कैपिटा इनकम में वैरी करती है नेशन टू नेशन। अब अमेरिका की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है तो वहां पर जो है ना उसी के हिसाब से चीजें भी मिलती है, ठीक है। मगर हाँ फिर भी अगर हमारी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो और ज्यादा सबकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। मतलब इंसान जो है 8,000 में उसकी अगर पर कैपिटा इनकम 8,000 है महीने की, ठीक है, तो वो उसमें कितना खरीद सकता है वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड होता है जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना कंट्री में, जो इन्फ्लेशन रेट होता है उस हिसाब से डिसाइड होती है चीजें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो अमेरिका की बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाखों में है, ठीक है। वहां का एक जो मतलब बात करूं अगर मैं, लेबर भी है तो वहां पर 31 लाख रुपए उसकी मंथली इनकम है, ठीक है। वहीं पर इट इज एब्सेंट इन इंडिया, इट इज नॉट हियर इन इंडिया। शायद सालाना की इनकम है 33 लाख रुपए, ठीक है, हाँ सालाना की इनकम है, ठीक है। चलिए तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती है। अब रियल नेशनल इनकम जो है मेजर करती है कि नेशनल इनकम जो है कितनी है एक ईयर में, ठीक है, एक साल में। और जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इनकम बताती है कि एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी है एक इकोनॉमी, जो मैंने आपको अभी बताया है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर मान लीजिए पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी या फिर रियल नेशनल इनकम देश की बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और सबके पास डिस्पोजेबल जो इनकम है ना वो भी होगी। डिस्पोजेबल यानी सेविंग के बाद जितनी भी इनकम बचती है वो खर्च कर सकते हैं अदर एक्सपेंसेस पे, लाइक मोबाइल खरीद सकते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीद सकते हैं, ट्रेन खरीद सकते हैं, हवाई जहाज खरीद सकते हैं, वो दूसरी पृथ्वी भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकम भी सकती हैं, ठीक है। चलिए अब ये सारी चीजें होती हैं बस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो ना रियल इनकम बढ़ेगी तो सबके पास फिर अच्छा सा पैसा होगा, अच्छा सा पैसा होगा तो खर्च कर पाएंगे, जब खर्च करेंगे तो वो
जो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज है ना उनको कंज्यूम करेंगे। जब वो कंज्यूम करेंगे तो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की कमी आएगी, फिर उनको और प्रोड्यूस करा जाएगा। उनको प्रोड्यूस करने के लिए फिर दोबारा लेबर चाहिए, और लेबर चाहिए तो फिर यहाँ से दोबारा लेबर उठाई जाएगी, फिर लेबर की दोबारा से इनकम बढ़ेगी। तो यही साइकिल पूरी तरीके से चलता रहता है। इट इज इसीलिए इट इज आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम अगर हमें अचीव करना है हर एक इंडिविजुअल का और हाउस होल्ड का, तो हमें सोसाइटी एज अ होल, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो या फिर सोसाइटी हो, दोनों के ऊपर काम करना होगा। दोनों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा और नेशनल इनकम को भी कहीं ना कहीं ग्रो करना होगा। ठीक है, सिंस जबकि जब से मतलब सिंस इनकम रिप्रेजेंट परचेसिंग पावर, इनकम जो रिप्रेजेंट करती है परचेसिंग पावर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया इनकम क्या रिप्रेजेंट करता है, परचेसिंग पावर की आदमी अपनी इनकम में कितना खरीद सकता है। ठीक है, 8,000 रुपए में वो क्या तो खाएगा और क्या बचाएगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा और क्या फिर अपनी हेल्थ वेल्थ पर भी खर्च करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी, तो कंट्री की जो नेशनल इनकम वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। चलिए, जब व्हेन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन परचेसिंग पावर will increase, then individual can buy more goods and services to satisfy their wants, and hence the country as a whole can pay for its purchase from abroad called import। import क्या होते हैं, जो हम बाहर से गुड्स मंगाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल के जो मोबाइल थे was not manufactured is in India। ठीक है, but currently Apple is manufacturing or we can say assembling the iPhone in India। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना मैन्युफैक्चर करे जा रहे हैं। तो अगर पहले हम इंपोर्ट करते थे, काफी सारी ऐसी चीज है जो हम आज भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनको पे करने के लिए, उनके लिए पैसा पे करने के लिए फिर इंडिया के पास पैसा होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी रियल इनकम होगी ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑल्सो मीन दैट कंट्री द आउटपुट लेवल ऑफ द क्वांटिटी और आउटपुट इज हायर। देखिए, इनकम जब नेशनल लेवल की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, रियल इनकम, यानी रियल इनकम ये है कि लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए सामान। जब वो खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो और ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस करे जाएंगे। तो इसीलिए आउटपुट इंक्लूड करता है अदर सेक्टर्स से चीजें, जैसे कि एग्रीकल्चर आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर का इन द सेंस कि लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों ने ज्यादा खाना खाना चालू कर दिया। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाने लगे, तो वहां पर एग्रीकल्चर के जो चीजें हैं वो तो चाहिए ना, गेहूं बाजरा और मक्का वगैरह चाहिए, जैसे कि स्वीट कॉर्न आप खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर से तो आते हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का आउटपुट फिर फार्मर्स को लगेगा कि हाँ, दिस पर्टिकुलर क्रॉप इज रियल, इज इन द डिमांड इन द मार्केट। तो जो फार्मर्स हैं फिर इसी को उगाना चालू कर देंगे पर्टिकुलर क्रॉप को, तो एग्रीकल्चर का आउटपुट भी इंक्रीज होगा ना। ऐसे इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज होगा। मानकर चलिए कि आप रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, एक यू आर ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली इन थ्रू द रेल। ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो आप जस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से थ्रू रेल। ठीक है, तो आप रेल का यूज कर रहे हैं। अब रेल जो है उसमें वेयरिंग टेयरिंग तो आएगी, वो खराब तो होगी, तो उस चीज के लिए वहां पर स्टील की जरूरत पड़ेगी ना। तो स्टील कहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब प्रोडक्शन होता है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे एरिया आता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ेगा फिर। ठीक है, ऐसे ही सर्विसेज, जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहां पर सर्विसेज के लिए अगर काफी सारे लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर दो स्टाफ है खाली, काफी सारे मतलब वहां पर 10 चले गए, तो 2 जने 10 को तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए उनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो सर्विसेज के लिए भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सर्विसेज में हमारा जो आउटसोर्सिंग प्रोसेस भी आती है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो इंडिया में जब ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी, पॉपुलेशन भी तो इसका एक हिस्सा है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जब भी तो चीजें होंगी। पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी, अगर लोगों के पास पैसा होगा, लाइक मैन के पास पैसा है, तो वो सोचेगा कि हाँ भाई मैं भी अपने शादी वादी कर लेता हूँ, फिर हम भी सोचेंगे कि हम दो हमारे दो। ठीक है, आप बच्चे हैं अभी। ठीक है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, जब आप शादी कर लेंगे देन आपके भी बच्चे होंगे, ठीक, आपकी दूसरी जनरेशन आएगी, तो यही सारी चीजें फिर सोच जाती है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनकी भी तो डिमांड बढ़ेगी ना। ठीक है, उस डिमांड को मीट करने के लिए ये सारी चीजें फिर दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगी। इकोनॉमी यही है, घुमा देगी आपको। ठीक है, टू अचीव हायर रेट ऑफ आउटपुट इकोनॉमी मस्ट इंक्रीज इट्स रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा, क्यों? क्योंकि जब वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वो रेस्टोरेंट में भी जाएगी, वो रेलवे में भी घूमेगी, उसको खाने के लिए भी चाहिए,
और फिर वो रोडों पर भी तो जाएगी, वो उसके वो कार वगैरह गाड़ी घोड़ा भी खरीदेगी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। अब वो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए भाई वो बीमार भी तो पड़ेगी, उसको पढ़ना भी तो है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, रोड वगैरह भी चाहिए, हाईवेज भी चाहिए, ठीक है, और फिर हमें हॉस्पिटल वगैरह भी चाहिए। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? जब कमाएंगे, ठीक है, कमाएंगे तो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, वो ही तो इन्वेस्ट करते हैं सारी सारी चीजों में। अब सरकार क्या, सरकार जब ये कमा रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैन है वो कमा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो इनकम टैक्स भी तो दे रहा है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, जैसे कि कुरकुरों पर, पार्ले जी पर इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये सारा टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेगी, ठीक है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करेगी, मशीन्स वगैरह लेकर आएगी, ठीक है। जो मशीन्स, देखिए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो जैसे कि जो हमारे पीएसयू वगैरह हैं, जैसे कि एनपीसीएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कि पावर प्लांट हो गए, तो ये सारे क्रिएट करें, किसके द्वारा क्रिएट करे जाएंगे? गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा टैक्स के रूप में, ठीक है, वो रोड भी क्रिएट करेगी, सरकारी हॉस्पिटल भी बनाएगी, सरकारी स्कूल भी बनाएगी, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल स्टॉक वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। और कैपिटल जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बैंकिंग और इंश्योरेंस में आ जाते हैं ये सारी चीजें, सॉरी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ऑल दीज इज नेसेसरी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी तो फ्रिक्वेंटली यूज करे जाते हैं लोगों के द्वारा, यहाँ पर भी तो लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। पोर्ट्स भी यूज करी जाती है, सामान का इंपोर्ट आयात निर्यात होता है। रेलवेज यूज करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह को कम्युनिकेट और कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। रोड का यूज करा जाता है छोटी छोटी जगहों के लिए, ठीक है। पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे फिर, ताकि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है उनको मीट करा जा सके। बैंकिंग हो सकती है हमारे पैसा सुरक्षित करने के लिए। मशीनरी इम्प्लीमेंट, मशीनरी को लेकर आया जा सकता है, बड़ी बड़ी मशीन्स, ठीक है, और प्लांट्स वगैरह लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है ग्रोथ के लिए, रियल इनकम के लिए, ठीक है। इसलिए जो प्लानिंग करते हैं ना लोग, उनको इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड आगे चलकर इंक्रीज होगी और उसको गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट है, देख लीजिए आप कितना है ना। तो इसलिए अगर आप खुद पढ़ेंगे, देन अगर आपने हाथ एक बार पढ़ लिया ना, देन इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि आपको दोबारा यहाँ पर देखना पड़े। बस आप अपनी कॉपी में इसका निशान लगा लीजिएगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक से चीजें हैं, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा आसानी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होना चाहिए। देखिए शुरुआत में मैं चीजें बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी को चलाने, इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एंगेजमेंट ऑफ द लेबर फोर्स इन गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है, ठीक है, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज जब उत्पादन करें तो उनको भी तो इनकम मिलती है ना एक तरीके से, ठीक है। वो इनकम किस लिए जाती है? या तो उनके खाने में जाती है, या फिर वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह यूज करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनकम इज जनरेटेड थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, वेयर एज प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर। देखिए प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक टी का प्रोडक्शन हो रहा है, टी का प्रोडक्शन हो रहा है, टी को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री में टी को प्रोड्यूस करने के लिए वहां से पहले प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी जो प्रोडक्शन होता है वो है हमारे फार्मर, वो टी ग्रो करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े खदान मतलब होते हैं मैदान जहाँ पर वो अपनी टी वगैरह लगाते हैं, वहां से टी को लाया जाता है और फैक्ट्री में लेकर आया जाता है। यहाँ पर टी को जो ना उसकी असली शेप दी जाती है और उसको जो ना एकदम मैन्युफैक्चर करा डब्बों में पैक करा जाता है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगी? उस फैक्ट्री को लगाने के लिए लैंड चाहिए होगी, जमीन चाहिए होगी, वहां पर काम करने के लिए लेबर भी चाहिए, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, कैपिटल गुड्स, ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप जो उस पूरी कंपनी का मालिक होगा, जो उसकी देखरेख करेगा, ठीक है, ये चीज चाहिए। अब ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये मालिक है, तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेबर जो है वो काम कर रही है किसके लिए? किसके लिए? वेजेस के लिए, तनख्वाह के लिए काम कर रही है, ठीक है, और मंथली जो इनकम और सैलरी वगैरह मिलती है। लैंड, ये जो ओनर है इसने लैंड ले रखी है लीज पर, यानी रेंट पर ले रखी है, तो इसको रेंट भी देना होगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स है, इसने ही सामान खरीदा, बैंक से लोन लिया, तो इसको वहां पर भी इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको काफी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जहां से इन सारी चीजों को मिलाकर टी को प्रोड्यूस करा जाता है। वहां से जब टी हमारे द्वारा खरीदी जाती है ना, तो यहाँ से टैक्स जाता है, हम इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, और ये टैक्स वगैरह सारे तरह के
सर्विस टैक्स वगैरह हो गया, फिर सब्सिडीज वगैरह भी दी जाती हैं, तो वो सब इंक्लूड होकर हमें जो है एक एमआरपी मिलता है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। ठीक है, वो मिलता है, हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें पे करने के बाद जो है ना, जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिल जाता है, लेबर को सैलरी मिल जाती है, लैंड वाले को उसका मतलब उसको रेंट मिल जाता है, और कैपिटल जहां से इन्होंने मशीन खरीदने के लिए बैंक से पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ऐसी सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो एंटरप्रेन्योर है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि ये पैसा आगे दे कुछ नहीं खरीदेगा, ये भी तो गाड़ी घोड़ा खरीदेगा ना, ये कहीं और कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है ना एक साइकिल में चल रही होती है, और सबके पास जब ये सारी चीज चल रही होती है ना, तो मतलब इकोनॉमी जो है ना एकदम फ्लोलेस चल रही होती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती गवर्नमेंट को इंटरव्यू करने की। मगर हाँ, जब कभी कभी इकोनॉमी जो है ना बंद कर देते चलना, जैसे कोविड-19 अभी आया था, तो लोगों ने क्या करा था, उसके उनके पास जो पैसे थे ना उनको सेविंग करे, उन्होंने रख लिए कि अगर आगे को कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये पैसे तो काम आएंगे। उस समय पर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी था। गवर्नमेंट ने लोगों को काम में लगाया, तो पैसे उनके पास आए, थोड़ी सी इकोनॉमिक रिवाइव हुई, और दोबारा से वो जो लोग थे जिन्होंने अपने पैसे संभाल कर रख रखे थे वो दोबारा से खरीदने की प्रोसेस में आने लगे, और रेस्टोरेंट वगैरह चलने लगे, गुड्स वगैरह सेल में आने लगे, दोबारा से इकोनॉमी रिवाइव हो गई। ठीक है, अब ये जो फैक्टर्स हैं ये एक ऑन करे जाते हैं कंट्री के द्वारा। ठीक है, कंट्री से इनको रेंट पे लिया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज इसके पास है। ठीक है, अब देखिए मानकर चलिए, अब ये जो टी है यहाँ पर फैक्ट्री लगा ली है हमने, मान लीजिए दिल्ली में फैक्ट्री लगा ली है, उसको लैंड भी मिल गई, उसको लैंड मिल गई है, लेबर भी मिल गई, कैपिटल भी मिल गई है, और वो खुद का और खुद की उसकी फैक्ट्री भी है। मगर उसके पास जो ना रिसोर्स नहीं है, टी नहीं है, तो टी कहाँ से बनाएगा, उसको इम्पोर्ट करना होगा, फिर उसके लिए उसे टी के लिए पे करना होगा। तो यहाँ पर जो अभी 250 ग्राम का पैकेट रेड लेबल या फिर टाटा टी का बोले हम, तो शायद 150 रुपए तक का आता है, 150-200 का। तो वो जो है ना उतना उससे जो है ना बढ़ जाएगा, और 400 रुपए का आएगा अगर वो उसे इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना कंट्री की, एक इकोनॉमी की, उस कंट्री में रिसोर्सेज, उस कंट्री में जो रिसोर्सेज है वो मतलब फीजिबल है, मतलब इतने ज्यादा है कि ये सारी चीजें काम आ सके, ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके। मगर हमारे यहाँ तो टी ही नहीं है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर टी नहीं है, तो टी तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको बाहर भी तो पैसा देना होगा फिर। मगर अगर टी हमारे पास होती तो इजीली प्रोडक्शन उसका हो जाता, और हमें भी थोड़ी सी सस्ती पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना कंट्री की, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कंट्री के पास वो रिसोर्सेज है या नहीं। ठीक है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी जनरेटेड इफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट एम्प्लॉयड। मैंने आपको बताया ये जो जितनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इनको हम एम्प्लॉय में ले लें, काम में लेकर आ जाए, तो ये जो हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टी की जरूरत पड़ती है ना वो हम बढ़ा सकते हैं। कभी मानकर चलिए टी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी कि डिमांड जो है ना मार्केट में बहुत कम है इसकी, तो ये जो ओनर है ये क्या करेगा, भाई साहब रोक दो, टी मत प्रोड्यूस करो, अब जो मार्केट में टी निकल है उसको खत्म होने दो। वो इंतजार करेगा कि टी की जो ना डिमांड दोबारा बढ़े, फिर दोबारा चालू करेगा अपना प्रोडक्शन करना। तो ऐसे ही चीजें डिमांड एंड सप्लाई के तौर पर जो मांग एंड पूर्ति का जो नियम है ना वो काम करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का नियम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट देन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स एज देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेज। मगर हाँ, जिस दिन ये ओनर है ये यूं कह देगा कि भाई साहब अभी हम टी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वहां पर देखिए ये लैंड का रेंट कैसे देगा, लेबर को वेज कैसे देगा, कैपिटल की इंटरेस्ट कैसे देगा, तो ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये एडिकेट अमाउंट में प्रोडक्शन करेगा, ताकि जो टी की डिमांड है ना और सप्लाई दोनों एक तरीके से अनुकूल रहे और मेंटेन रहे पूरी की पूरी इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात, चले आगे चलिए। ठीक है, अब रेंट ऑफ द ओनर ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन द ओनर ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इफ द कंट्री is not able to create employment opportunity to gainfully engage the factor of production, the required amount of output cannot be produced, hence income cannot be generated। ये तो आपको पता ही है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है तो भाई साहब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हों तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तो पैसा नहीं आएगा तो वो टी खरीदेंगे नहीं, बिल्कुल भी खरीदेंगे नहीं, तो प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, हैंस इनकम कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, टेक द एग्जांपल ऑफ, ये तो एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, एवरी ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन नंबर पीपल ऑफ द लेबर फोर्स इंक्रीज। ये तो आपको पता ही है कि भाई साहब जो डेली के डेली कहीं ना कहीं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये मान लीजिए
कि जो लेबर फोर्स है ना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मगर इतने अमाउंट में हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ जॉब्स, बट आवर कंट्री इज समवेयर lacking this particular sector. We jumped when we opened our economy to the multinational companies in 1991. In 1991, we directly jumped from primary sector to the tertiary sector. We somewhere missed this secondary sector, and hence, when NDA government came into the power, and not only NDA government, the previous government as well, they were working in the direction to revive the secondary sector, so that the adequate number of employment can be generated, so that कि जो people है they should have a disposable income, they should have the salary, the wages in their hands, so that they can purchase, they can buy, and the output can be enhanced in the country. ठीक है, आउटपुट इंक्रीज हो सके और जो रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, चले आगे, चलिए। ऑफ them all, if there is no enough scope to get employment, then there will mainly unemployment and unutilized. In fact, the unemployment situation in India is very bad. Besides causing increasing in consumption without corresponding increase in production, unemployment is a cause of various social problems such as poverty and crime. ठीक है, अब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो भाई साहब वो तो गरीबी में फिर तो जूझ जाएंगे गरीबी से। क्राइम, अपराध बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, कि कुछ ना कुछ तो करना है, घर वालों का पेट पालना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर से याद रखनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री में। ठीक है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या भाई साहब ये पॉवर्टी इंक्रीज करेगा, जो निचला वाला तबका है वो और ज्यादा नीचे चला जाएगा, क्राइम बढ़ जाएंगे कंट्री में। ठीक है, तो इसीलिए हो रहा है वैसे तो हमारी कंट्री में ये, जो रिच हैं वो और ज्यादा रिच हो रहे हैं, जो पुअर हैं वो और ज्यादा पुअर हो रहे हैं। ठीक है, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो हम आगे बढ़ेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर में, बस मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इनइक्वालिटी डिक्रीज करनी है हमें, रिडक्शन इनइक्वालिटी का इरेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि कंट्री जो ना हमारी डाइवर्स है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, मतलब इकोनॉमी का स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए। वो कैसे, वो कैसे कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह। ठीक है, और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में जो ना इनकम का जो लेवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे यहाँ पर जो है ना, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, आफ्टर दैट वी अडॉप्टेड सर्टेन काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स अराउंड अराउंड 55, ठीक है, 1955। ठीक है, बट were these land reforms adequate, were these land reforms up to the mark, were these land reforms provided the adequate amount of employment or adequate amount of land to the farmers? No। देखिए मेजोरिटी ऑफ द लैंड होल्डर जिनके पास ज्यादा लैंड थी ना, उन्होंने जो लैंड थी ना वो अपने जो रिलेटिव है उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी, और यहीं से फ्रॉड चालू होता है। जो निचला तबका था, जो लेबरर्स थे, जो रिच फार्मर्स हुआ करते थे, उनके लैंड पर जो काम कर रहे थे उनके पास तो लैंड आया ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना काफी ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड हुआ है। अब आपको तो ये पता ही है कि आज के समय पर जिसके पास जमीन है वो तो भाई ठेकेदार है। ठीक है, वो मालदार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसको समझनी है। ठीक है, a large section of the Indian population belong to the lower income group, ठीक है, and termed as poor, as few very rich, as few very high level of income। जो ज्यादा रिच है उनकी बहुत सारी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा इनकम है ना। दे रिसेंटली हैव हाई देयर रिचार्ज प्लान्स और टैरिफ प्लान्स वी कैन से। ठीक है, एयरटेल ने भी इंक्रीज करे हैं और जियो ने भी इंक्रीज करे हैं। अब इन्होंने अगर मानकर चलिए 100 रुपए इंक्रीज करे हैं, 100 रुपए इंक्रीज करे हैं, अगर मानकर चलिए 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, वन जस्ट सेकंड, 1 CR पॉपुलेशन है। ठीक है, 1 CR पॉपुलेशन है। अब ये 1 करोड़ पॉपुलेशन इनकी जियो की सिम यूज कर रही है, मानकर चलिए जियो की सिम यूज कर रही है, तो इनके 100 करोड़ तो वैसे ही बन गए। अब जब 100 रुपए इंक्रीज करे तो इनके 1000 करोड़ तो वैसे ही बन गए। मानकर चलिए एक
100 रुपये बढ़ाने से इनका कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। ठीक है, यानी 2 करोड़ पॉपुलेशन 2,000 करोड़, 3 करोड़ 3,000, 4 करोड़ 4,000, 5 करोड़ 5,000, और हर महीने रिचार्ज कराएंगे ये तो। ठीक है, चलिए ठीक है, ये चीज आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए इसीलिए अभी मैंने ट्विटर पे देखा था कि इट वाज वेरी ट्रेंडिंग कैंपेन दैट वाज गोइंग ऑन ऑन ट्विटर। ठीक है, कि बॉयकॉट जियो, बॉयकॉट जियो, बॉयकॉट एयरटेल वगैरह। ठीक है, और डिमांड कर रहे थे बंदे की, हाँ जो बीएसएनएल है, भारत निगम संचार लिमिटेड, ठीक है, जो वो पिक्चर में आ जाए, वो अपनी दारोमदार संभाल ले। ठीक है, तो चलिए नहीं छोड़ देते इन सारी चीजों को। इनकम डिस्पैरिटी इज मेजर कंसर्न फॉर द सिंगल सोशल एज सोशल एंगल। वुमेन आर द बस्ट अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इनकम स्टैंडर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुई है तो वो वुमेन और डाउन टूडन पीपल, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, ये सबसे नीचे वाले तबके में आते हैं, जो जिनको डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं मिला है, डेवलपमेंट का डी भी नहीं मिला है। ठीक है, वन मेजर रीजन फॉर द इनइक्वालिटी इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, सॉरी असेट असेट होल्डिंग। असेट असेट क्या हो सकता है, लैंड। ठीक है, इसलिए इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग भी इनके पास कम है। ठीक है, इनके पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं, मूवेबल यानी गाड़ी घोड़ा, और इमूवेबल यानी लैंड वगैरह। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जिनके पास है भी, जो जिनके पास छोटे छोटे पैचेस हैं लैंड के, अब आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पर जो है ना एक इनहेरिटेंस लॉ चलता है कि बाप के बाद जो बाप की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे के पास जाएगी, लड़कों के पास जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है ऑलरेडी। अब लड़कों के पास जाएगी तो अगर किसी बाप के पास मान लीजिए ए है, इसके पास जो 2 रुपए के मतलब असेट था, तो वो इसके पास 2 बेटे हुए, तो एक एक हो गया ना। अब ये एक एक इनके पास 2 हुए तो 50 पैसे जाएंगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर डिक्रीज होती चली जा रही है, मगर जिनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा है तो दे आर एबल टू इंक्रीज और एनहेंस देयर इनकम। ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन सर्टेन फील्ड्स एंड दे आर क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, तो जिसके पास है उनके पास आती जा रही है, जिसके पास नहीं है उसके पास कम होती जा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे डू नॉट हैव देयर ओन लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर के पास तो है ही नहीं। ठीक है, टू कल्टीवेट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैरन लैंड, लाइक पहले क्या हो रहा, सीजनल एक्टिविटी हुआ करती थी एग्रीकल्चर में, और जब बारिश हुआ करती थी तब तो वो अपने खेतों के पास आ जाया करते थे और वहां पर जो ना क्या कहते हैं खेती वगैरह करने लग जाया करते थे। मगर धीरे धीरे इरिगेशन सिस्टम आया, ट्यूबवेल वगैरह, कैनाल इरिगेशन वगैरह आया, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, ये मतलब मेथड्स ऑफ इरिगेशन वर अडॉप्टेड। ठीक है, तो ग्रेजुअली थिंग जो है ना वो चेंज हुई और उसके बाद से चीजें जो है ना सुधरने लगी। बट अभी भी काफी सारी ऐसी पॉपुलेशन जो आज भी एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। ठीक है, और वो जो है ना जब वो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, मतलब ऑफ सीजन में क्या करते हैं वो, जैसे नोएडा वगैरह और ये फरीदाबाद गुड़गांव जैसे इलाकों में चले जाते हैं और नौकरी की तलाश में वहां पर काम करने लगते हैं। मगर जब एग्रीकल्चर फसल की कटाई का, फसल की बुआई का काम आता है तो वहां पर वो आ जाते हैं दोबारा से। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एडिकेट अमाउंट में एग्रीकल्चर से इनकम है ना वो नहीं उठा पा रहे हैं। वो उसका कारण क्या हो सकता है, उनके पास कैपिटल गुड नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी घोड़ा वगैरह, जिससे कि अपने खेत वगैरह को जोत सकें। ठीक है, उनके पास एडिक्वेट अमाउंट में क्या नहीं है, पानी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है उनके पास जो है ना बीज या खरपतवार नहीं है, या हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजर वगैरह नहीं है। तो ये भी सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर लेबर में सबसे ज्यादा अब लेडीज ही आपको मिलेंगी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज आपको यहाँ पर समझनी होंगी। ठीक है, देयर सिचुएशन इन वर्स बिकॉज देयर ओन illiterary and lack of scope of organization themselves organize themselves। एक तो उनके पास लिटरेसी नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट। ठीक है, पुराने जमाने के किसानों की बात कर रहा हूँ, इवन आज के समय में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो इलिटरेट है, आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनकी उम्र अभी भी तकरीबन 30 या 35, या फिर हम बोल सकते हैं 25, 30, 35 होगी। ठीक है, इसीलिए इसीलिए फिर वो जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है, जैसे कि फसल बीमा योजना और किसान केंद्र। ठीक है, और ऐसे ही जो किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जहां पर ये वंचित रह जाते हैं। ठीक है, कि सॉइल हेल्थ कार्ड, कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर उनको कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, कितने उनको पानी देना चाहिए, तो ये सारी चीजों से ये वंचित है। अगर वो लिटरेट होते हैं देन दे विल बी हैविंग एन अपर एज,
इन टर्म्स ऑफ अदर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, on their low income and they do not have anything bigger in their rest generation other land not enjoy high return, ठीक है। जो अब ये क्या करते हैं कि दूसरे की जो फैक्ट्री वगैरह है, दूसरे खेत वगैरह वहां पर काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, ठीक है, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं, फिर वहां से क्या करते हैं, वहां पर जो लैंड होल्डर होते हैं ना, उनको इनकम प्रोवाइड कराते हैं, उनकी इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी चल रही है, ठीक है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ठीक है। Hence, rich remains rich and poor remains poor in the country due to the possession of lack of property respectively, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। तो इसीलिए इनइक्वालिटी जो है इंक्रीज हो रही है। पुअर पीपल जो है ना, वो अपने आप को मार्केट में सपोर्ट करने के लिए लायक बिल्कुल भी नहीं है, उनकी परचेजिंग पावर तो है ही नहीं, ठीक है। और जो रिच है वो मतलब परचेजिंग पावर है तो वो ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। दे आर नॉट एडिकेटली इम्प्लीमेंटिंग देयर इनकम और इन्वेस्टिंग देयर इनकम सो दैट कि जो अदर पीपल है ना, उनके लिए भी जॉब वगैरह क्रिएट हो, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, चौथा ये पॉइंट है, 6 पॉइंट है इसमें, ठीक है। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का ये था कि पॉवर्टी को रिडक्शन करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 2014 में ये आंकड़े दे रखे हैं, ये सही आंकड़े आपकी बुक में, कि 27-28% पॉवर्टी हुआ करती थी हमारी कंट्री में, ठीक है। एंड ये जो ना अभी 17 से 16 या 17% तक आया है, ठीक है। आई एम नॉट एक्यूरेट अबाउट दिस, ठीक है। एंड यू विल कम टू नो कि जो पॉवर्टी है एस्टिमेट करी जाती है, ये पूरा का पूरा, सॉरी यहाँ पर जो है ये दे रखा है कि जो पॉवर्टी के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है आपकी बुक में, तो उसमें एकदम खुलकर बात करी गई है, ठीक है। अब फॉर द टाइमिंग हम बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी जो है एकदम हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इंक्रीज है, बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसी के पास तो 2 टाइम का खाना भी नहीं है खाने के लिए, ठीक है। वो अपने जो इंडिविजुअल है ना, वो अपने 2 समय के मतलब अपने जो बेसिक नीड है उनको भी सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं, ठीक है। और एक दिन का खाना भी नहीं उनके पास मिल पा रहा, और कोई कोई खाना डस्टबिन में यूं ही डाल देता है, वेस्ट कर देता है। इसीलिए भाई साहब जितना हो सके ना बचाओ खाने को, जो उतना ही लो थाली में जितना खा सकते हो। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर कंसर्न, जो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अनएडिकेट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द इनकम, ठीक है। ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, ये भी एक रीजन है, कॉज है, ठीक है, जो पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और रिलेटिव पॉवर्टी होती है। मैंने आपको बताया, शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, उसमें सारी चीजें डिफाइन करती है, ठीक है। पॉवर्टी इज टर्म एट कर्स ऑन ह्यूमन डिग्निटी, कर्स तो है ही, एक तरीके का श्राप है, ठीक है। चलिए, डेवलप कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज डू नॉट काउंट इंडिया सीरियसली, क्यों नहीं भाई, काउंट क्यों करेंगे, इंडिया कुछ कर नहीं रहा। वैसे तो काफी सारे मेजर्स हैं, जैसे कि पीटीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बट हाँ 40 लाख या 80 लाख लोग राशन ले रहे हैं, तो ऐसी नौबती क्यों आ रही है जो ये ले रहे हैं, उनको इतना मुकम्मल करो ना, जो पॉवर्टी खत्म ही हो जाए और वो अपनी जो देख रेख है, अपने बेसिक नीड्स है वो पूरा कर सके, ठीक है। देखिए, हर कंट्री, मैं अमेरिका की बात करूं या फिर जापान की बात करूं, जापान में एक मेजी मेजी रिस्टोरेशन आया था, अमेरिका में भी काफी सारी चीजें हुई अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो एकदम ड्रास्टिकल चेंज आए वहां पर भी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है ना अपनी बेसिक एजुकेशन पर ध्यान दिया था, स्किल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट, ठीक है, ये बेसिक एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये ध्यान दिया, मगर हमारी कंट्री जब आजाद हुई थी ना, सबसे पहले हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पर फोकस करा गया था, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करने में, ठीक है। हमारी कंट्री में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन स्टालिन के द्वारा लेकर आया गया था कॉन्सेप्ट 1933 में, ठीक है। तो वहां से अडॉप्ट करा गया था रसिया से ऑस्ट्रेवाइल यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। तो अगर हम वहां पर हम प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करते हैं ना, तो आज हमारी जो दुर्दशा थी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती, ठीक है। मतलब दुर्दशा नहीं होती, बहुत अच्छी होती, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता। तो इसीलिए हमारी कंट्री काफी ज्यादा लैग कर रही है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर टू रिवाइव इट, ठीक है। बट हाँ, हम उतनी ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे सामने कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। चाइना वर्ल्ड का एक्सपोर्ट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है, ठीक है। इसीलिए चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। क्या हमारी कंट्री में इतनी एक्सपोर्ट कर पाती है? नहीं, नहीं कर पाती। चाइना ने सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करा, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करा, वेराज हमारी गवर्नमेंट कहाँ पर फोकस कर रही थी? एग्रीकल्चर पर। फिर भी वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर पाए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बट आई एम फीलिंग वेरी बैड, वेरी सैड फॉर दिस, फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, जो उन्होंने स्टेप लिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ रही जिंदगी में पहले हाथों से लोग बुनाई करा करते थे, हैंडलूम वगैरह का फिर इजाद हुआ, मशीनों से उत्पादन होने लगा,
क्योंकि जो बढ़ती पॉपुलेशन थी उनकी डिमांड थी उनको इंक्रीज करना था। अब हमारी कंट्री में भी जो इकोनॉमी है तो जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंट्री को चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स हो या फिर सॉरी ब्रिटिशर्स या फिर मुगल्स हो, उनकी तरह बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा गया है। अर्लियर आर इंडिया वाज कॉल्ड नोन एज आर इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो, बट नाउ क्या आप बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया गोल्डन स्पैरो? नहीं, कहीं ना कहीं हमारा इंडिया बहुत पीछे है अभी, ठीक है। आर गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग दैट इज पॉवर्टी इरेडिकेशन, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहना होगा, ठीक है। सारी चीजें एकदम मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, और ये हमें जो ना वर्ल्ड की जो लहर है ना, इकोनॉमी की जो लहर चल रही है उनके साथ ही चलना होगा। If we cannot revive our secondary sector, we can improve our tertiary sector. Why are we not focusing on this? Why are we focusing on this? When we have already command on tertiary sector, why do not we focus on this? हमें अपने tertiary sector पर फोकस करना चाहिए, और सबसे ज्यादा इसी पर करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यही है, ठीक है। चलिए, बट आई एम नॉट इकोनॉमिक्स एंड आई एम नॉट स्ट्रेटेजिस्ट एज वेल, ठीक है, एनालिस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है, बट हाँ मैंने अपनी एक राय रखी है। देयर वाज no development in new technology and technological upgradation, lack of modern technology. Modern technology is a major reason for Indian economy to suffer low productivity agriculture and lack of industrial development. आज भी जो बड़े बड़े जैसे कि मशीनें होती है ना, जो आप फिल्मों में देखते हैं, अमेरिका में उनका यूज करा जा रहा है धान निकालने के लिए, गेहूं वगैरह निकालने के लिए, वो हमारे इंडिया में जो है छोटे छोटे किसानों पर तो है ही नहीं, और उनके छोटे छोटे से लैंड है, वो कहाँ चलाएंगे? लैंड के पैच भी तो बड़े, जैसे कि पंजाब में बड़े बहुत बड़े बड़े किसान है, तो उनके पास बड़े बड़े पैचेस हैं लैंड के, तो वहां पर वो मशीनें काम कर सकती हैं। कैन अब मशीन कैन वर्क इन 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर? नहीं, ये बहुत छोटी लैंड है, ठीक है। तो इसीलिए पैचेस भी तो होने चाहिए। जैसे कि ब्रिटेन में एक मूवमेंट चली थी, एनक्लोजर मूवमेंट, उसके तहत जो है ना, जब ब्रिटेन को इंडस्ट्रियलाइज करा गया था, तो यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए सबकी लैंड को मर्ज कर दिया गया था। ऐसे ही फिर यहाँ पर हुआ था चाइना में, सबकी लैंड को मर्ज कर दिया गया था, कलेक्टिव प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन हुआ था। बट आज के समय कलेक्टिवाइजेशन भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी कंट्री की ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी है, सब एक दूसरे के लिए कट रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा से यही चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मगर कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला। अंबानी अडानी जैसे लोग हैं जो आगे चलकर इतने यही रहेंगे, ठीक है। और हम जैसे जो लोग हैं ना, मोबाइल में इंस्टाग्राम पर रील देखेंगे और फेसबुक रील देखेंगे और अपनी जिंदगी बिता देंगे। आर वी बोर्न फॉर दिस? नहीं, हम इस चीज के लिए नहीं जन्मे हैं। वी हैव टू वर्क समथिंग बिग, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये सारी चीजें बकवास लिखी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है चीजों की, ठीक है। चलिए, छठा आता है इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने ऊपर वाले जितने प्लान है उनको हम अगर इम्प्लीमेंट कर दे। इंडियन प्लानिंग इज ऑल्सो एम्ड एट अचीविंग सोशल जस्टिस पैटर्न ऑफ सोसाइटी, एंड इट कैन बी अचीव बाय इंश्योरिंग इट्स पॉपुलेशन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है। इनफैक्ट इक्विटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, ये काफी लंबी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स सेट अबव आर नेसेसरी टू अचीव सोशल जस्टिस। जो ऊपर बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए। सफिशिएंट कंडीशन फॉर सस्टेनिंग सोशल जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज रियली नेसेसरी, ठीक है। लैंड जो है, जो आज के समय में काफी ज्यादा एक ही हाथ में निहित है, उसको भी कहीं ना कहीं आज हम उन हाथों से नहीं छुड़ा सकते हैं। देखिए, क्या है कि हमारे देश में जो है ना एक चीज है कि आपने देखा होगा, एक यूट्यूबर है, लीलू प्रधान, ठीक है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी जमीन मुआवजे में है। मुआवजे में पता है, अगर कोई एक रूरल की जमीन है, मतलब रूरल एरिया में जमीन है, तो उनको 4 बार मुआवजा मिलता है, और अर्बन एरियाज में 2 बार। मानकर चलिए रूरल एरिया में किसी की जमीन है और वहां से कोई हाईवे वगैरह या फिर गवर्नमेंट उसको ले रही है, तो अगर उस जमीन की कीमत 5 करोड़ है ना, तो उसको 520 करोड़ मिलेंगे, ठीक है। ऐसे चीज हो रही है, बट वॉट वी कैन डू, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आपको बस पता बताने के लिए कि हाँ, लीलू प्रधान जी अमीर कैसे हैं, ये बस बताने के लिए आपको बोला था। सो प्लानर्स थॉट to introduce reforms in agriculture and economic policy so that they can facilitate growth and equitable distribution of the benefits of the development. हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक साथ वर्क करना होगा, सो दैट कि पॉवर्टी को खत्म करा जा सके, इनइक्वालिटी को खत्म करा जा सके, डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में, और मॉडर्नाइजेशन भी हमें लेकर आना होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी जो कंट्री के। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्या है, अचीवमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो
ये सारी चीजें थी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये बहुत बेसिक सी वीडियो थी जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आगे तक पिक्चर बनी रहे। ठीक है, चलिए तो अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।